अस्सलामु अलैकुम वरहमत llahi वबरकातुह। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मीम साकिना के अहकाम। मीम साकिन जज़म वाले मीम को कहते हैं और इसके 3 अहकाम हैं। जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हम डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं नून साकिन और तनवीन के अहकामात, इसी तरह मीम साकिन के भी कुछ अहकामात हैं। यानी नून साकिन और तनवीन में हमने जाना कि उनको कैसे अदा करना है, कैसे पढ़ना है। नून साकिन और तनवीन के बाद कौन सा लेटर आए तो हम गुन्ना करेंगे और गुन्ना किस तरह का करेंगे, किस टाइप का गुन्ना होगा। और नून साकिन और तनवीन के बाद कौन सा हरफ आए जब हमने गुन्ना नहीं करना, यानी नून साकिन और तनवीन को उसके मखरिज और सिफ़ात के साथ वाज़ह करके बग़ैर गुन्ने के अदा करना। ये अल्हम्दुलिल्लाह हम डिटेल के साथ जान चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है मीम साकिन के अहकाम। जिस तरह नून साकिन के पढ़ने के 4 तरीके थे ना, कि कहीं नून साकिन को मिलाना है और कहीं पर बदलना है, कहीं पर ज़ाहिर करना है, कहीं पर नून साकिन को छुपा कर अदा करना है। इसी तरह मीम साकिन के भी कुछ अहकामात हैं। मीम साकिन के भी 3 अहकाम हैं। नंबर 1 इदगाम शफ़वी, नंबर 2 इख्फ़ा शफ़वी, नंबर 3 इज़हार शफ़वी। इदगाम का मानी है मिलाना, मर्ज करना, दाखिल करना। एक साकिन हरफ को दूसरे मुतहर्रिक हरफ में दाखिल करके एक साथ मुशद्दद अदा करना इदगाम कहलाता है। और शफ़वी का मानी है होंठ, क्योंकि मीम का ताल्लुक़ होंठों से होता है और अरबी ज़ुबान में शफ़तान दोनों होंठों को कहा जाता है। इसलिए मीम साकिन के अहकामात में शफ़वी का लफ्ज़ तीनों कवायद के साथ इस्तेमाल होगा। आप देखते हैं कि इदगाम शफ़वी कब होता है। इदगाम आप नून साकिन में भी इदगाम पढ़ चुके हैं, वहाँ पर हमारा फोकस था नून साकिन और तनवीन पर। आज का हमारा टॉपिक है मीम साकिन की कवायद। तो आज आप लोगों ने मीम साकिन को मद्देनज़र रखना है, यानी मीम साकिन पे आपका फोकस होना चाहिए। इदगाम शफ़वी तब होता है जब मीम साकिन के बाद अगर मीम मुतहर्रिक आ जाए, तो मीम साकिन को मीम मुतहर्रिक के साथ मिलाकर इस तरह अदा करेंगे कि दोनों एक साथ मुशद्दद अदा हों, और इस सूरत में हरकतैन मिक़दार गुन्ना भी करेंगे। मिसाल के तौर पे लकुम मिन, यहाँ पर मीम साकिन है और उसके बाद मीम मुतहर्रिक है, तो यहाँ पर हमने दोनों को एक साथ मुशद्दद अदा किया और हरकतैन मिक़दार गुन्ना भी किया। इसी तरह वलकुम मा, तो यहाँ पर भी मीम साकिन के बाद मीम आया। याद रखिए कि नून साकिन के बाद भी यरमलून में मीम है, लेकिन वहाँ पर नून साकिन के रूल थे और यहाँ पर मीम साकिन के हैं। तो वहाँ मीम के अलावा यरमलून हरूफ थे, तो यहाँ मीम साकिन के बाद सिर्फ मीम मुतहर्रिक आएगा, तब इदगाम शफ़वी का कायदा होगा। इसके बाद है इख्फ़ा शफ़वी। इख्फ़ा का मानी आप लोगों को पता है कि इख्फ़ा का मानी है छुपाना, शफ़वी होंठ। इख्फ़ा शफ़वी तब होता है जब मीम साकिन के बाद अगर हर्फ बा आ जाए। देखें, मीम साकिन पर आपने फोकस करना है, ठीक है, मद्देनज़र रखना है मीम साकिन को। आप नून साकिन में भी पढ़ चुके हैं इख्फ़ा का, तो यहाँ पर इख्फ़ा मीम साकिन का है। मीम साकिन के बाद सिर्फ हरफ बा को देखना है आपने, ठीक है, तब ये रूल अप्लाई होगा कि मीम साकिन के बाद बा मुतहर्रिक आ जाए तो मीम को अपने मखरज से अदा करते हुए दोनों होंठों को इतनी नरमी से मिलाएंगे कि दोनों होंठों के दरमियान बारीक सी झिर्री बाकी रहे और आपकी आवाज़ जो है वो होंठों में रहे। जैसे मालहुम बिह, मालहुम बिह, वकफरतुम बिह,
سیم طریقہ اقلاب کا ہے، جیسے آپ لوگوں نے اقلاب کیا نا نون ساکن کا، اسی طرح میم ساکن میں اخفا شفوی کا طریقہ ہے۔ نون ساکن میں بھی با حرف تھا، میم ساکن میں بھی حرف با ہے، لیکن دونوں کے احکام جو ہیں وہ الگ الگ ہیں، نام الگ الگ ہیں۔ تو یہاں پر آپ نے اخفا شفوی بولنا ہے، جب میم ساکن کے بعد با متحرک آئے تو اخفا شفوی کا قاعدہ بولنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہے اظہار شفوی۔ اظہار کا معنی ظاہر کرنا، واضح کرنا، تو شفوی کا معنی ہونٹ ہے۔ اظہار شفوی تب ہوتا ہے جب میم ساکن کے بعد الف با میم کے علاوہ باقی بچے ہوئے 26 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے، کیونکہ با جب آئے گا میم ساکن کے بعد تو اخفا شفوی ہوگا، اور اگر میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو ادغام شفوی ہوگا۔ تو الف جو ہے وہ آ ہی نہیں سکتا میم ساکن کے بعد، کیونکہ الف اگر میم ساکن کے بعد آتا ہے تو اس پہ کوئی نہ کوئی حرکت ہوگی، یعنی زبر زیر پیش کوئی بھی حرکت ہو سکتی ہے۔ تو جب الف کے اوپر زبر زیر یا کوئی بھی حرکت آ جائے تو وہ الف نہیں رہتا بلکہ حمزہ بن جاتا ہے، تو اس لیے ہم الف کو بھی نکال دیں گے، تو باقی جو بچیں گے وہ ہیں 26 حروف۔ تو میم ساکن کے بعد اگر باقی بچے ہوئے 26 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر میم ساکن پر ہم نے غنہ نہیں کرنا، بلکہ میم ساکن کو ظاہر کر کے واضح کر کے اس کے مخرج اور صفات کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ جیسے علم ترى، اور اس کے علاوہ ہے بالامسی۔ علم تارا میں آپ دیکھیں میم ساکن کے بعد تا آیا تو ہم نے میم کو بغیر گننے کے اس کی مخرج اور صفات کے ساتھ واضح کر کے ادا کیا۔ اسی طرح بالامسی میں بھی میم ساکن کے بعد باقی بچے ہوئے 26 حروف میں سے سین آیا، تو یہاں پر بھی ہم نے میم ساکن کو بغیر گننے کے اس کے مخرج اور صفات کے ساتھ واضح کر کے ادا کیا۔ تو یہ تھے میم ساکنہ کے احکام۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔